कहाँ थे भैया आपकी क्लास में, बताएंगे एक बार मुझे। भारत छोड़ो आंदोलन कंप्लीट हो गया था ना। कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं? तो ठीक है, आज का आपका टॉपिक बनाते हैं, एकदम नया टॉपिक है। ठीक है, और इस टॉपिक को आप लोग कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आता रहता है आपकी परीक्षाओं में। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इसको आप हिंदी में कहते हैं आजाद हिंद फौज। आपने पढ़ा होगा कहीं, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। ठीक है, तो आज आपको डिस्कस करना है कि आजाद हिंद फौज का जो गठन है ना, उसके संदर्भ में किस तरह की कंडीशन हम लोग जनरेट कर पाएंगे, या वो रेस्पेक्टिव कंडीशन कौन सी हैं जिनके अधीन आजाद हिंद फौज का गठन उस समय किया गया था। थोड़ा आपको बैकग्राउंड में बता देता हूँ। बैकग्राउंड में क्या है, देखिए, बैकग्राउंड में जो आपको कहानी बनानी पड़ेगी, किसकी बनानी पड़ेगी? वो आपको द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी बनानी पड़ेगी। द्वितीय विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा डिस्कशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और द्वितीय विश्व युद्ध में हो क्या रहा है कि देखिए, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, तो महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि अगर हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं करेंगे, यानी कि अगर इन कंडीशंस में भी भारत पर अंग्रेजों का शासन बना रहता है, तो एक समय ऐसा आ सकता है कि भारत पर जापान का आक्रमण होगा। वो कंडीशन मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, वही मैं दोबारा आपको बना के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपने कहा ये रहा आपका भारत, ठीक है, और ये नीचे क्या रहा आपका इंडियन ओशियन, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं, हिंद महासागर कहते हैं, इंडियन ओशियन। तो वही पुरानी कहानी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। और जब आप हिंद महासागर के समानांतर ऐसे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जब हिंद महासागर के समानांतर आप ऐसे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ आपको क्या मिलते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इनको क्या कहा जाता है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये कहानी मैंने पहले भी आपके सामने रखी थी। आज थोड़ा अलग संदर्भ में मैं एक नई कहानी आपके सामने रखने की कोशिश में हूँ। होता क्या कि ये जो आपके दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, अगर आप पुरानी बात को अपने जहन में बैठा के रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रकार की कन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रकार के कन्फ्लिक्ट है, यानी कि एक प्रकार का झगड़ा है। और ये झगड़ा किसके बीच में है? ये झगड़ा मुख्य तौर पर एक तरफ तो आपका जापान है, और एक तरफ कौन है आपका? ब्रिटेन है। एक तरफ आपका जापान है और एक तरफ क्या आपका ब्रिटेन है। यानी कि अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों पर अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, तो एक बात समझ में आती है। वो बात यह है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में एक मुख्य झगड़ा जो आपको दिखाई पड़ रहा है, वो जापान और ब्रिटेन के बीच में है। और मजे की बात यह कि पहले भी हमने इन बातों को डिस्कस किया है कि ये जो आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ लगातार आप ये भी कह सकते हैं कि लगातार जो है, ये जो ब्रिटेन है, ये जापान के हाथों हार का सामना कर रहा है। यानी कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वहां जहां जहां ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश उस समय बनाए थे, उन तमाम उपनिवेशों के संदर्भ में जापान के हाथों लगातार ब्रिटेन को हार का सामना करना पड़ा। मजे की बात है, जापान एक बहुत छोटा सा देश है। और मैंने पहले भी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की थी कि अगर आप कभी भी औपनिवेशीकरण के दौर को समझोगे या उस पर अपना कोई गहन अध्ययन करने की कोशिश करोगे, तो औपनिवेशीकरण के दौर में ये समझ में आ जाता है कि ब्रिटेन बहुत आगे बढ़ के उस समय व्यवहार किया था। यानी कि अगर यहां भी इस बात को कहा जाए कि जो मेजर आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वहां पर जहां जहां ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज को स्टैब्लिश किया था, वहां जहां जहां ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों को स्टैब्लिश किया था, वहां लगातार जापान जो है ब्रिटेन के पीछे पड़ा हुआ है और लगातार ब्रिटेन को हार का सामना करना पड़ रहा है। ये बात पहले भी की थी हमने, आज भी हम दोबारा इस बात को कर रहे हैं। अब होता क्या है, होता यह है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में यहां पर एक लोकेशन है, उसको आप मलेशिया नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? मलाया। क्या कहा जाएगा? मलाया। और ये जो मलाया है, इस पर कंट्रोल किसका था? इस पर कंट्रोल था आपका ब्रिटेन का। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो मलाया है, मलाया आज के समय में आपको सिंगापुर के अधीन आपको नजर आएगा। ये जो आपका मलाया है, ये उस समय वहां पर ब्रिटेन की कॉलोनी है। और यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर दिसंबर 1941 की एक घटना आपको मैं जोड़ के दिखाने की कोशिश करूंगा।
दिसंबर 1941 की एक घटना हमको यहाँ पे जोड़ के चलना पड़ेगा। होता क्या कि दिसंबर 1941 में क्या है, यहाँ पर एक तरफ तो क्या है आपका ब्रिटेन है, यहाँ पर एक तरफ तो क्या है आपका ब्रिटेन है, और ब्रिटेन के अगेंस्ट कौन बैठा हुआ है, जापान बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, जापान बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ पर ब्रिटेन के पास जो अपनी सैन्य ताकत है, यहाँ पर ब्रिटेन के पास जो अपनी सैन्य ताकत है, उस सैन्य ताकत को भी आपको समझ के चलना पड़ेगा। मुझे याद है जब मैंने 1857 का विद्रोह आपको पढ़ाया था, और 1857 के विद्रोह में जब मैंने सैनिकों का एक परेशानी का धरातल आपके सामने जोड़ा था, तो उसमें सैनिक बार बार इन बातों को कह रहे थे कि भैया हम भारत के वासी हैं और भारत पर आपका शासन है ना, और अगर हम ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हैं तो आप हमें भारत से बाहर क्यों भेजते हो। जबकि हमारी पुरानी सामाजिक व्यवस्था ये कहती है कि अगर हमने एक बार समुद्र की यात्रा कर ली तो जो हमारा मूल धर्म हो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1857 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय शासन बना हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के आलोक में जो आपको ब्रिटिश इंडियन आर्मी उस समय नजर आ रही थी, तो उसमें भी देखा गया कि ब्रिटिश सैनिकों की संख्या कम थी और भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन ये जो आपके भारतीय सैनिक हैं, इनसे भारत के साथ साथ भारत के बाहर के क्षेत्रों में भी काम लिया जाता था। तो ये वही मुद्दा जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो ब्रिटेन की सैन्य ताकत है, इस ब्रिटेन की सैन्य ताकत में कौन शामिल है, भारतीय सैनिक शामिल है। इसमें कौन शामिल है, भारतीय सैनिक शामिल हैं। ब्रिटेन की ये चालबाजी थी, ब्रिटेन ने बहुत ही कैलकुलेटिव वे में इन तमाम प्रकार की चीजों को बनाया था कि भाई भारत के बाहर जो हमारी कॉलोनीज हैं वहां पर हम अपने सैनिकों को कम संख्या में भेजेंगे कम संख्या में भेजेंगे, लेकिन अधिक संख्या में सैनिक कौन होंगे, आपके भारतीय सैनिक होंगे। अब यही मामला उस समय बना। दिसंबर 1941 में जो मलाय वाला क्षेत्र मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर होता क्या कि जापान जो है ब्रिटेन को डिफीट कर देता है, जापान जो है ब्रिटेन को हरा देता है। और जब जापान यहां पर ब्रिटेन को हराने का काम करता है, तो मतलब ये हुआ कि ये जो भारतीय सैनिक हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये भारतीय सैनिक क्या है, ये भारतीय सैनिक जो हैं ये जापान की कैद में आ जाते हैं। ये जो भारतीय सैनिक हैं ये क्या है, ये जापान की कैद में आ जाते हैं। जापान इनको क्या है, अपने कैद में कर लेता है। ठीक है, ये बात यहां तक आपकी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब होता क्या है कि अगर आप कभी एक बार यूपी पीसीएस में सवाल पूछा गया था कि ये जो आजाद हिंद फौज का क्रिएशन है, इसके साथ आप किन किन नामों को जोड़ के चल सकते हैं, किन किन नामों को आप जोड़ के चल सकते हैं। यहाँ जो जापान की कैद में भारतीय सैनिक आए हैं या अधिकारी गण उस समय आए हैं, उनमें एक नाम आपको याद रखना है, उसका नाम, उनका नाम है क्या है आपका, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह पहले तो खैर भागने में फरार हो गए थे, लेकिन बाद में इनको अपनी कैद में जापान ने कर लिया था। यानी कि कुल मिलाकर के बात इस समझ में आती है कि जापान यहां पर ब्रिटेन को डिफीट करता है, और डिफीट करने के साथ साथ जो ब्रिटेन की मूल सैन्य ताकत है, जिसमें भारतीय सैनिक भी शामिल हैं, कुछ अधिकारी गण भी शामिल हैं, उन सभी को जापान अपनी कैद में कर लेता है। अब क्या हो, है ना। अब यहीं से वो सवाल निकलेगा जो यूपी पीसीएस में एक बार आपसे पूछा गया था कि आजाद हिंद फौज के जो क्रिएशन का ग्राउंड है, उसका जो गठन उस समय किया गया था, आप किन किन नामों को जोड़ के चलेंगे। तो एक नाम तो मैं आपको दिया हूं, कैप्टन मोहन सिंह। एक नाम है आपके जिनको आप कह सकते हैं मेजर फुजीहारा। एक नाम है आपके मेजर फुजीहारा, और ये जो आपके मेजर फुजीहारा है, ये जापानी सेना के क्या है, एक अफसर है, मेजर फुजीहारा। और एक नाम आपको यहाँ पे जोड़ के चलना पड़ेगा, ज्ञानी प्रीतम सिंह। ज्ञानी प्रीतम सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह। बहुत ही अच्छा सवाल उस समय ये बनाया गया था। नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि आजाद हिंद फौज का जो क्रिएशन है, उसमें अगर आपको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी हो किसी भारतीय को, तो आप कैप्टन मोहन सिंह को देके चलते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर आपने भी इस चीज को पढ़ने की या समझने की कोशिश की होगी, ये बात समझ में आती है। लेकिन होता क्या है कि जब इन लोगों को यहाँ पर जापान अपने कैद में कर लेगा, तो ये जो आपके ज्ञानी प्रीतम सिंह हैं, इनके जापानियों के साथ संबंध बहुत थे। और दरअसल क्या है कि ये जो आपके ज्ञानी प्रीतम सिंह हैं, ये गदर पार्टी के एक अच्छे मेंबर हैं, और गदर पार्टी के मेंबर होने के नाते दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि इनका काम ये था, ये बैंकर हैं असल में, ये बैंकर की भूमिका वहां पे निभा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ गदर पार्टी के मेंबर होने के नाते दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में जो आपके रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं, यानी कि जो आपकी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और जापानियों के साथ इनके संबंध बहुत ही कमाल के थे। इन्होंने कहा कि ये तो आप गलत कर रहे हो, जिन भारतीय सैनिकों को या जिन अधिकारियों को आपने अपने कैद में किया है,
आप इनकी पीड़ा को एक बार समझो, इनके दर्द को एक बार समझो। ये लंबे समय से एक ऐसे दर्द में जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिसमें इनका ये मानना था कि हमें भारत से बाहर युद्धों में क्यों भेजा जाता है। कई बार तो उस समय ऐसा हुआ कि जब भारत से बाहर इनको युद्धों में भेजा गया, जब ये वापस लौट करके आए तो इनका सामाजिक बहिष्कार भी किया गया। यानी कि भारतीय सैनिक एक अजीब सी पीड़ा में हैं। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कहा कि आप कॉमन ऑब्जेक्टिव पे काम करो ना, आप समान उद्देश्यों पे काम करो। इन भारतीय सैनिकों की पीड़ा आप उसको उठा लो और वो पीड़ा आपको ये समझाएगी कि ये जापान के साथ आ सकते हैं। अगर आप इनको जापान के साथ जोड़ने की कोशिश करोगे तो ये जापान के साथ बड़ी आसानी के साथ आ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य भी ये है कि अंग्रेजों से मुक्ति ये भी चाहते हैं। वो अलग बात है कि जुड़े हुए हैं, लेकिन अंग्रेजों से मुक्ति ये भी चाहते हैं। और ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कहा कि भाई मैं भी समझाऊंगा, है ना। आप एक काम करें, आप इनको अपने कैदे से रिलीज कर दें, आप इनको अपने कैदे से आजाद कर दें। और जो भी भारतीय सैनिक अभी तक आपने बंदी बनाए हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में, उन्हें आप कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दें। और कैप्टन मोहन सिंह क्या करेंगे, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करेंगे, एक प्रकार की सेना का गठन करेंगे। और वो सेना क्या होगी, आपके साथ जुड़ के काम करेगी। एक तरफ तो क्या हो जाएगा, वो सेना हो जाएगी जिसको कैप्टन मोहन सिंह बनाएंगे, एक तरफ क्या हो जाएगा, जापान की सेना हो जाएगी। तो दोनों आप आपस में मिलकर काम करो और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में ब्रिटेन की समाप्ति कर दो। तो जब दिसंबर 1941 में पूरा इवेंट ये हुआ और ज्ञानी प्रीतम सिंह का हस्तक्षेप उसके बाद में आता है, और इनके बाद जो मेजर फुजीहारा जो जापानी सेना के अफसर हैं, उनके दिमाग में ये बात बड़ी आसानी से एस्टेब्लिश हो गई कि भी आपकी बात तो सही है, उद्देश्य हमारा भी क्या है, ब्रिटेन को हराना। उद्देश्य इनका भी क्या है, ब्रिटेन को हराना या उसको कमजोर करना। तो एक काम करते हैं, अब तक दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में जितने भी भारतीय सैनिकों को हमने बंदी बनाया है, हम सबको रिलीज करने के लिए तैयार हैं। और रिलीज ही नहीं करेंगे, उनको कैप्टन मोहन सिंह को सौंपेंगे। और कैप्टन मोहन सिंह से हम ये अपेक्षा करेंगे कि एक आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन बनाए और उसको जोड़ें किसके साथ, जापान की सेना के साथ जोड़ के चले। और फिर दोनों मिलकर के क्या करेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में ब्रिटेन के सामने अलग अलग प्रकार के जो चैलेंजेस हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो चुनौतियां हैं, उनको प्रस्तुत करने का काम करेंगे। यही हुआ। अगले साल यानी कि 1942 एडी में कैप्टन मोहन सिंह ने इन दोनों का सहयोग लिया, यानी कि मेजर फुजीहारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह इन दोनों का सहयोग लिया। और सहयोग लेने के बाद उन्होंने क्या किया, 1942 एडी में फाइनली क्या हुआ, आजाद हिंद फौज का गठन आपके सामने आता है। तो अगर आप कोई भी बेसिक किताब पढ़ने की कोशिश करोगे तो बेसिक किताब में लिखा रहेगा कि आजाद हिंद फौज का जो क्रिएशन है, कोई किताब कहेगी कि मार्च में हुआ है, कोई कहेगी अप्रैल में हुआ, उसमें आपको नहीं जाना है। आप ये मान के चले कि आजाद हिंद फौज का जो गठन है उसके पीछे का रेस्पेक्टिव ग्राउंड क्या है। अगर आपके जहन में रेस्पेक्टिव ग्राउंड रहेगा तो आप इस घटना को कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, ये बात है, अगर आप किसी भारतीय को अधिक से अधिक प्राथमिकता देने की स्थिति में हैं, या अगर आप किसी भी एक भारतीय को अधिक से अधिक प्राथमिकता देना चाहते हैं आजाद हिंद फौज के गठन के संदर्भ में, तो आपको कैप्टन मोहन सिंह का नाम ही लेना होगा। हालांकि आजाद हिंद फौज का जो एक बड़ा व्यवहार आपके सामने आएगा, या बहुत ही एक पॉजिटिव बिहेवियर जो आपके सामने आएगा, वो तब आएगा जब सुभाष चंद्र बोस इसके साथ जुड़ेंगे। अभी कहानी अधूरी है, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैंने एक वर्ष आपको समझाया कि 1942 में कैसे आजाद हिंद फौज का क्रिएशन आपके सामने आता है। तो लिखना स्टार्ट करो, हेडिंग बना लो, आजाद हिंद फौज का गठन। सर आजाद हिंद, उसके बाद क्या फौज, बोले? आजाद हिंद फौज का गठन, आजाद हिंद फौज का गठन। तो पहला स्टार बना के लिखेंगे आप लोग, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का, द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का, द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए, फायदा उठाते हुए, फायदा उठाते हुए दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में, फायदा उठाते हुए दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में जापान लगातार, जापान लगातार, जापान लगातार
ब्रिटेन को जापान लगातार ब्रिटेन को पराजित करने का कार्य कर रहा था। जापान लगातार ब्रिटेन को पराजित करने का कार्य कर रहा था। जापान लगातार ब्रिटेन को पराजित करने का कार्य कर रहा था। इसी क्रम में दिसंबर 1941 में यहां से नोट करेंगे, मलाया क्षेत्र में दिसंबर 1941 में मलाया क्षेत्र में जापान की सेना ने ब्रिटिश सेना को पराजित किया। जापान की सेना ने ब्रिटिश सेना को पराजित किया। जापान की सेना ने ब्रिटिश सेना को पराजित किया। साथ ही साथ भारतीय सैनिक तथा अधिकारियों को भारतीय सैनिकों तथा अधिकारियों को बंदी बना लिया। ठीक है, अगला बिंदु बनाएंगे। अगला बिंदु, ज्ञानी प्रीतम सिंह जिनका संबंध गदर पार्टी के साथ रहा। ज्ञानी प्रीतम सिंह जिनका संबंध गदर पार्टी के साथ रहा। ज्ञानी प्रीतम सिंह जिनका संबंध गदर पार्टी के साथ रहा। इन्होंने जापानी सेना के एक अधिकारी मेजर फूजीहारा, यहां से नोट करेंगे, मेजर फूजीहारा को समझाते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों तथा अधिकारियों को आजाद करने की आवश्यकता है। भारतीय सैनिकों तथा अधिकारियों को आजाद करने की आवश्यकता है। भारतीय सैनिकों तथा अधिकारियों को आजाद करने की आवश्यकता है। भारतीय सैनिकों तथा अधिकारियों को आजाद करने की आवश्यकता है। यह सोचने की आवश्यकता है कि इन भारतीयों को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। यह सोचने की आवश्यकता है कि इन भारतीयों को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, ताकि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में ब्रिटेन के समक्ष बड़ी और राजनीतिक चुनौतियां प्रस्तुत की जा सकें, ताकि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में ब्रिटेन के समक्ष बड़ी और राजनीतिक चुनौतियां प्रस्तुत की जा सकें। ज्ञानी प्रीतम सिंह के हस्तक्षेप के बाद भारतीय सैनिकों तथा अधिकारियों को ज्ञानी प्रीतम सिंह के
हस्तक्षेप के बाद भारतीय सैनिकों तथा अधिकारियों को जापान की सेना ने अपनी कैद से आजाद कर दिया। जापान की सेना ने अपनी कैद से आजाद कर दिया। जापान की सेना ने अपनी कैद से आजाद कर दिया। अंततः मतलब फाइनली, अंततः वर्ष 1942 में इन्हीं भारतीयों को साथ लेकर कैप्टन मोहन सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको और क्या डिस्कस करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने एक बात पहले डिस्कस की थी कि ये मामला आपका कब का है। ये मामला है आपका सितंबर 1939 का। बात को बहुत गौर से समझना, यहां से कई बार आपकी परीक्षाओं में सवाल गिरे हैं और आगे भी सवाल आपसे पूछे जाते रहेंगे। तो सितंबर 1939 में जो मेजर इवेंट आपके सामने आता है वो ये है कि एक तरफ तो क्या आपका जर्मनी है और जर्मनी के सामने क्या आपका पोलैंड है। यही तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। और जर्मनी यहाँ पे क्या करता है, जर्मनी यहाँ पर पोलैंड पर क्या है, अटैक करता है, यानी कि एक आक्रमण करता है। और अटैक करने के बाद पोलैंड पर जो है जर्मनी जो है ये अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है। क्या है, ये अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है, यानी कि अपना नियंत्रण स्थापित करता है। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर यहाँ पर आक्रमण किया है और पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद वो अपना कंट्रोल जो है पोलैंड पर इस्टेब्लिश करता है, तो यहाँ पर पोलैंड की सहायता के लिए कौन आता है, ब्रिटेन। पोलैंड की सहायता के लिए कौन आता है, आपका ब्रिटेन आता है। ब्रिटेन कहता है कि भैया देखिए ऐसा है कि हमारा जो पार्टिसिपेशन है इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस झगड़े में जो हमारी भागीदारी है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम पोलैंड को जर्मनी के अगेंस्ट क्या है, आजादी दिलवाना चाहते हैं। अब इस समय ब्रिटेन का शासन कहां पर है, इस समय ब्रिटेन का जो शासन है कहां पर बना हुआ है, इंडिया पर बना हुआ है। यानी कि ब्रिटेन का जो रूल आप कहां दिखाएंगे, भारत पर दिखाएंगे। तो मैंने पहले भी आपसे ये चर्चा की थी कि इसको आप ऐसे डील करके चलेंगे कि जब ब्रिटेन का बहुत ही इफेक्टिव पार्टिसिपेशन कहां आ जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में। कहां पे आएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ब्रिटेन का भारत पर जो शासन है ना, ये शासन थोड़ा कहां चला जाएगा, वीक जोन में चला जाएगा। यानी कि थोड़ा कमजोर आपको लेकर के चलना है, थोड़ा कमजोर आपको लेकर के चलना है। और देखो ब्रिटेन को केवल भारत ही थोड़े ना देखना है, ब्रिटेन की जो आपके कॉलोनीज हैं अफ्रीका के उत्तरी भाग में काफी हैं, दक्षिणी पूर्वीय एशियाई देशों में काफी हैं। भारत भी क्या है, एक प्रकार की कॉलोनी है। तो ब्रिटेन को केवल भारत ही नहीं देखना है, ब्रिटेन को अपना द्वितीय विश्व युद्ध में जो पार्टिसिपेशन है उसको भी प्रभावशाली बना के रखना है। और अलग अलग जगह पर जो उसके उपनिवेश आपको दिखाई पड़ रहे हैं वहां पर भी अपने कंट्रोल को मेंटेन करके रखना है, यानी कि वहां पर भी अपने कंट्रोल को सस्टेन करके रखना है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का भारत पर जो शासन है थोड़ा वीक जोन में चला जाएगा। अब जो वीक जोन में चला जाएगा इसके साथ आप किसको जोड़ सकते हैं, इसके साथ आप किसको जोड़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस को जोड़ेंगे। और मैंने इनकी जो टिप्पणी है पहले ही आपको लिखा दी है, आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इस समय सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, इस समय सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि भाई बहुत ही बढ़िया मौका है हमारे पास। ये आप ये मान के चलो कि वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत को एक बड़ा अवसर प्रदान किया है और भारतीयों को इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। और अवसर का फायदा किस रूप में उठाना चाहिए, यानी कि जो भारतीय हैं वो जुड़ जाएं आपस में, और जुड़ करके क्या है, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत ही बढ़िया या बहुत ही पॉजिटिव या बहुत ही इफेक्टिव मास मूवमेंट आपको प्रारंभ करना चाहिए। यानी कि ये कह रहे थे कि भारत में क्या स्टार्ट किया जाए, एक मास मूवमेंट स्टार्ट किया। मास मूवमेंट का मतलब आप समझते हैं कि एक जन आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाए, एक जन आंदोलन भारत में क्या है, प्रारंभ कर दिया जाए।
बिल्कुल, इनका कहना यह था। अब सरकार का सोचना यह है कि अगर हमने इस कंडीशन में भारत में सुभाष चंद्र बोस के व्यवहार को स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दिया, तो ये अकेला एक व्यक्ति ऐसा है भारत में कि भारतीय जनमानस को अपने साथ जोड़ करके कोई ऐसी एक्टिविटी हमारे सामने ला सकता है जिसके माध्यम से हमें बहुत बड़ी चुनौती मिल सकती है। तो होता यह है कि एक तरफ तो आपका द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया 1939 में। होगा ये यहां पर कि 1940 में ही आप ये कहेंगे कि 1940 में ही ये जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको क्या है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अगर कोई पूछे कि गिरफ्तार किस कानून के अधीन किया गया, कोई किताब आपको यहां पे नहीं बताएगी। गिरफ्तार जो किया गया था वो रोलेक्ट जो आपका एक्ट है, यानी कि जो आपका रोलेक्ट अधिनियम है, उसके तहत गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि सरकार का मानना यह है कि हमारे पास ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम सुभाष चंद्र बोस के व्यवहार को भारत में स्वतंत्र अवस्था में छोड़ेंगे तो ये भारतीयों को अपने साथ लेंगे और एक मास मूवमेंट प्रारंभ करेंगे। अपने नेचर में एग्रेसिव हैं, हिंसा हो सकती है, भारत की कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो इस नाते हम क्या, इनको गिरफ्तार करते हैं। और गिरफ्तार जो किया गया वो रोलेक्ट अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। यूपी पीसीएस का सवाल कि गिरफ्तार करके कहां पे रखा गया, ये सवाल पूछेगा यूपी पीसीएस में। तो कलकत्ता का जो एल्गिन रोड है, कलकत्ता का जो आपका एल्गिन रोड है, ये सवाल पूछा गया था। तो कलकत्ता के एल्गिन रोड पर इनका घर है। इनको गिरफ्तार करके इनके घर में इनको क्या रखा गया, नजरबंद रखा गया। और कोशिश ये की गई कि ये अपने घर से बाहर ना निकल पाए, क्योंकि अगर ये अपने घर से बाहर निकलेंगे तो काम वही करेंगे, जनमानस को क्या है, रिप्रेजेंट करेंगे। और जनमानस को रिप्रेजेंट करने के बाद भारत में जो ब्रिटिश रूल है उसके अगेंस्ट कोई मास मूवमेंट लेकर के आएंगे। क्योंकि इनकी खुली चुनौती उस समय यही थी कि भैया हमारे पास बहुत बड़ा मौका है, हमें इसका फायदा उठा करके भारतीयों को यूनिफाई करते हुए शासन के खिलाफ एक मास मूवमेंट हमें प्रारंभ करना ही होगा। लेकिन सरकार इनको रोकने की कोशिश में है और सरकार के पास कानून भी है। और ये रोलेक्ट अधिनियम यही तो कहता है कि भैया अगर आपको डाउट है, अगर आपको कोई ऐसा शक है किसी भारतीय पर कि वो ऐसा कोई कार्य कर सकता है जो सरकार विरोधी हो, है ना, या कानून एवं व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला हो, तो आप ऐसे व्यक्ति के व्यवहार को सीमित कर सकते हैं। और वही यहां पर हो रहा है। यानी कि 1940 में कलकत्ता का जो आपका एल्गिन रोड है वहां पर इनका घर है, वहीं पर गिरफ्तार करके इनको क्या है, नजरबंद कर दिया गया है। अब इनके पास एक कैपेबिलिटी है, इनके पास क्या एक कैपेबिलिटी है, इनके पास क्या एक योग्यता है। और योग्यता यह है कि इनको जो है अपना, हम कह सकते हैं कि अपनी जो वेशभूषा है, अपनी जो वेशभूषा है ना, अपना जो एक ड्रेस कोड है उसको बदलने की आदत है। ये अपना चेहरा बदल सकते थे, ये अपने पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को बदल सकते थे और आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं या कोई और है। अब सरकार को यहां पर ऐसा लगता है कि हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया। गांधी तो पहले ही मना कर चुके थे, उस समय मैंने सारी बातें आपसे पहले कर ली हैं कि हम कोई मास मूवमेंट नहीं चलाएंगे। वो सारी टिप्पणियां मैंने पहले ही आपको लिखा दी हैं, दिमाग में होनी चाहिए। अब सरकार को यहाँ पे लगता है कि भाई ठीक है, हमने बढ़िया काम कर दिया है, सुभाष चंद्र बोस के व्यवहार को हम टैकल कर चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस क्या है, अपने घर में क्या है, नजरबंद हो गए हैं। यानी कि अब हम क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनको अपना वेशभूषा बदलना आता था, यानी कि ये अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को या आप कह सकते हैं कि अपने चेहरे को ये बदलने की काबिलियत रखते थे। इन्होंने क्या किया, ये कलकत्ता के एल्गिन रोड से क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और फरार हुए, ये सवाल यूपी पीसीएस में पूछा गया, किस नाम से फरार हुए, यूपी पीसीएस का सवाल, जियाउद्दीन पठान। इन्होंने अपनी वेशभूषा बनाई एक पठान की और अपना नाम क्या रखा, जियाउद्दीन पठान। और जियाउद्दीन पठान की वेशभूषा बना करके ये फरार हो जाते हैं। अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पाए क्योंकि इनको कोई बड़ा काम करना था उस समय। इनके जहन में था कि द्वितीय विश्व युद्ध ने बहुत बड़ा मौका हमको दिया है और ये हमारे पास बहुत ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है, इसका हमको फायदा उठाना चाहिए। तो इन्होंने भगत राम का ड्रेस कोड बनाया और भगत राम का ड्रेस कोड बना करके, जियाउद्दीन पठान का ड्रेस कोड बना करके ये क्या है, अपने घर से फरार होने में क्या हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। ये सीधे, हम सीधा जोड़ेंगे, सीधे कहाँ गए, आप कह सकते हैं कि सीधे कहाँ जाते हैं, अफगानिस्तान पहुंचते हैं।
सीधे कहां पहुंचे? अफगानिस्तान पहुंचे। और अफगानिस्तान में इनका एक दोस्त था जिसका नाम क्या? भगत राम। ये नाम भी यूपी परिषद में उठ चुका है। भगत राम का सहयोग लेंगे और भगत राम का सहयोग लेने के बाद कहां पहुंचेंगे? सीधा जर्मनी। कहां पहुंचेंगे? सीधा जर्मनी। और जर्मनी में जो मुलाकात है उस पर हम अभी बात करेंगे कि जर्मनी में इनकी मुलाकात का मतलब क्या है और जर्मनी में इनको क्या क्या एडवांटेजेस उस समय मिली थी। तो आप देख रहे हैं यानी कि आजाद हिंद फौज का क्रिएशन अलग हुआ है। उसका ग्राउंड मैंने पहले थोड़ा आपको दिखा दिया है, लेकिन जब तक हम सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा जो लेक्चर है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय की एक एक्टिविटी ये भी छिपे रहती है जहां सुभाष चंद्र बोस के व्यवहार को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब हुए, है ना। दो नाम आपको याद रखने हैं कि किसकी वेशभूषा बना करके वो फरार हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? जियाउद्दीन पठान। और किसके सहयोग से फाइनली कहां पहुंचे? जर्मनी। तो आप क्या कहेंगे? भगत राम। ठीक है, तो भगत राम इनके क्या फ्रेंड हैं और ये एक आर्टिफिशियल नेम है। क्या है? आर्टिफिशियल नेम है कि इस नाम से इन्होंने अपना ड्रेस कोड बनाया और अपने घर से भागने में क्या हो गए? कामयाब हो गए। जर्मनी जाकर के बड़े काम करेंगे और ऐसे बड़े काम करेंगे कि अगर उस समय किस्मत ने साथ दिया होता तो अकेले ही सुभाष चंद्र बोस बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी या कंडीशन में आ गए थे, आप कह सकते हैं। सारी कहानी में धीरे धीरे आपके सामने रखूंगा। अगला बिंदु बना के लिखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के धरातल पर द्वितीय विश्व युद्ध के धरातल पर द्वितीय विश्व युद्ध के धरातल पर ब्रिटिश सरकार का यह मानना रहा द्वितीय विश्व युद्ध के धरातल पर ब्रिटिश सरकार का यह मानना रहा द्वितीय विश्व युद्ध के धरातल पर ब्रिटिश सरकार का यह मानना रहा द्वितीय विश्व युद्ध के धरातल पर ब्रिटिश सरकार का यह मानना रहा कि हम सुभाष चंद्र बोस के व्यवहार को स्वतंत्र अवस्था में नहीं छोड़ सकते कि हम सुभाष चंद्र बोस के व्यवहार को स्वतंत्र अवस्था में नहीं छोड़ सकते स्वतंत्र अवस्था में नहीं छोड़ सकते क्योंकि यदि ऐसा हुआ क्योंकि यदि ऐसा हुआ क्योंकि यदि ऐसा हुआ क्योंकि यदि ऐसा हुआ तब ये भारतीय जनमानस को अपने साथ जोड़ते हुए तब ये भारतीय जनमानस को अपने साथ जोड़ते हुए तब ये भारतीय जनमानस को अपने साथ जोड़ते हुए भारतीय जनमानस को अपने साथ जोड़ते हुए एक जन आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं एक जन आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं एक जन आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं जिसके आलोक में जिसके आलोक में जिसके आलोक में हमें एक प्रभावशाली जिसके आलोक में हमें एक प्रभावशाली जिसके आलोक में हमें एक प्रभावशाली राजनीतिक चुनौती का जिसके आलोक में हमें एक प्रभावशाली राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है सामना करना पड़ सकता है प्रतिफल 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 यहां से नोट करेंगे प्रतिफल रोल एक्ट अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रतिफल रोल एक्ट अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रतिफल रोल एक्ट अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रतिफल रोल एक्ट अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रतिफल रोल एक्ट अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया इन्हें गिरफ्तार किया गया इन्हें गिरफ्तार किया गया कलकत्ता के कलकत्ता के कलकत्ता के एल्गिन रोड पर स्थित कलकत्ता के एल्गिन रोड पर स्थित
कलकत्ता के एल्गिन रोड पर स्थित, कलकत्ता के एल्गिन रोड पर स्थित इनके घर में, कलकत्ता के एल्गिन रोड पर स्थित इनके घर में इन्हें नजरबंद किया गया, इन्हें नजरबंद किया गया। लेकिन ये जियाउद्दीन पठान की, लेकिन ये जियाउद्दीन पठान की, लेकिन ये जियाउद्दीन पठान की वेशभूषा बनाकर, लेकिन ये जियाउद्दीन पठान की वेशभूषा बनाकर, लेकिन ये जियाउद्दीन पठान की वेशभूषा बनाकर भागने में कामयाब हुए, भागने में कामयाब हुए, भागने में कामयाब हुए। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद, अफगानिस्तान पहुंचने के बाद, अफगानिस्तान पहुंचने के बाद, अफगानिस्तान पहुंचने के बाद अपने मित्र, अफगानिस्तान पहुंचने के बाद अपने मित्र भगत राम, अफगानिस्तान पहुंचने के बाद अपने मित्र भगत राम, अफगानिस्तान पहुंचने के बाद अपने मित्र भगत राम का सहयोग पाकर, भगत राम का सहयोग पाकर जर्मनी पहुंचे, जर्मनी पहुंचे, जर्मनी पहुंचे। ठीक है, अब देखो जर्मनी में क्या क्या जुड़ेगा। जर्मनी में इस समय कौन है बताओ जरा, जर्मनी में कौन है? अच्छा ये कोई बताएगा जर्मनी क्यों गए हैं? ये जर्मनी गए तो पागल तो नहीं है। एक तरीका तो ये था कि सीधा कहां जाते, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में चले जाते। जर्मनी क्यों गए? जर्मनी को ही इन्होंने अपना टारगेट क्यों बनाया है, कौन बताएगा? हाँ जी, ये आंसर सही है, ऐसे ही आंसर मुझे चाहिए। अप्रोच बदलो अपनी, है ना। अभी तो आप देख रहे हैं कि यूके पीएससी ने जो ग्रुप सी के एग्जामिनेशन होने हैं उनका सिलेबस चेंज कर दिया है और ये बड़ा अच्छा हुआ है। आगामी जो आपका क्लरिकल ग्रेड का एग्जामिनेशन होने जा रहा है, जिसके फॉर्म अब फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें जो है परिवर्तन किया गया है और ये बड़ी अच्छी बात है। एक लंबे समय से एक समान पैटर्न पे आप लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कमीशन पागल हो गया है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, मान लीजिए ग्रुप सी का, मैं ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ, पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां भी परिवर्तन होंगे अब आगामी पीसीएस की परीक्षाओं में। यूपी ने परिवर्तन कर दिया है, वैकल्पिक विषय बिल्कुल हटा दिया है और ऐसे परिवर्तन एक समय के बाद होते हैं, होने चाहिए। 100 नंबर पे आप एक पेपर कराते हो, 40 नंबर का आप अकेला उत्तराखंड पूछ रहे हो और उत्तराखंड के लिए बच्चों को आपने इतना मजबूर कर दिया है पढ़ने के लिए, वो पढ़ेगा और उसने ऐसा पढ़ा कि जब आप पेपर कराते हो तो सबके नंबर समान आ जाते हैं। उसने आपको कंफ्यूज कर दिया, तो अब आपको चीजों को क्या है, वेरिएट करना पड़ेगा, वेरिएशन आपको लाना पड़ेगा। तो कमीशन ने थोड़ा परिवर्तन किया है, आप देखना साइंस को भी जोड़ा गया है और उत्तराखंड के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन था आई थिंक 21 के आसपास है, 21 या 22 के आसपास पूछे जाएंगे अब, जो पहले 40 के आसपास पूछे जा रहे थे। ये अप्रोच मुझे चाहिए। जर्मनी क्यों गए, आप रटने की कोशिश ना करें। अगर आप इस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो मैं तो यही समझता हूं कि पहली बार में आपका सिलेक्शन होना है, हो जाएगा। जर्मनी इस नाते गए हैं क्योंकि आप एक बात देखो, जर्मनी किसके अगेंस्ट है? आप ऐसे बनाओ, जर्मनी किसके अगेंस्ट है, तो जर्मनी अगेंस्ट किसके है? पोलैंड के है। आप ऐसे बनाओ, और पोलैंड के साथ कौन है? ब्रिटेन है। पोलैंड के साथ कौन है? ब्रिटेन है। यानी कि अगर आप जर्मनी और ब्रिटेन को आपस में टैली करोगे तो दोनों में क्या नजर आएगा आपको? ग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दोनों के बीच आपको क्या नजर आएगा? ग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दोनों के बीच क्या झगड़ा है? यही तो आचार्य चाणक्य भी कहा करते थे और यही इन्होंने यहाँ पे किया है कि भैया जर्मनी को हम अप्रोच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ब्रिटेन को हराना है। हमें किसको हराना है? ब्रिटेन को हराना है। और द्वितीय विश्व युद्ध के धरातल में अगर आप जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर जर्मनी का जो मेन एनिमी है,
जर्मनी का जो मुख्य शत्रु है ब्रिटेन है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ऐसा पहला देश उस समय बना जो पोलैंड की आजादी की बातें कर रहा था। और उससे भी अच्छी बात क्या है कि इस समय जर्मनी में कौन बैठे हुए हैं? बड़े ही खतरनाक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। क्या नाम है? एडोल्फ। क्या नाम है आपका? एडोल्फ हिटलर। पढ़ना कभी इनके बारे में, एडोल्फ हिटलर। और ये क्या है? ये सुभाष चंद्र बोस के अच्छे दोस्त हैं। तभी तो सरकार इतनी बहमी थी उस समय। सरकार ने गिरफ्तार मजाक में नहीं किया था। सरकार को लग रहा था कि अगर हमने इंडिपेंडेंट छोड़ा इस व्यक्ति के व्यवहार को, तो ये व्यक्ति क्या है, हर वो कैलकुलेशन कर सकता है जिस कैलकुलेशन में हमारी हार निश्चित है। मैंने बताया कि भागने में फरार हुए, अफगानिस्तान पहुंचे, भगत राम जो उनके मित्र हैं उनका सहयोग लिया, फाइनली जर्मनी पहुंचे। और हमें ये प्राउड फील करने वाली बात है अपने आप में एक, कि जर्मनी की जो तानाशाह इस समय है, जिनका नाम क्या है, एडोल्फ हिटलर, उन्होंने इनका बहुत अच्छा स्वागत किया। और इतना बड़ा तानाशाह अगर आप किसी एक भारतीय के साथ एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रीटमेंट करने की बात करता है, हैंडशेक करने की बात करता है, हाथ मिलाने की बात करता है, तो ये तो अपने आप में कमाल की बात है। और वही हुआ। जर्मनी में जब इनका बहुत अच्छा स्वागत किया गया, तो जर्मनी में क्या काम करेंगे? देखो, जर्मनी में पूरा हिटलर साहब कहेंगे कि भैया मैं आपके साथ हूं, जो करना करो, जहां जाना जाओ, जो भी आप कोऑपरेशन मांगेंगे, है ना, 500% वो कोऑपरेशन आपको दिया जाएगा। अब इन्होंने जर्मनी में काम क्या किया है? जर्मनी में सबसे पहले आप ये जोड़ के चलेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये बहुत बार पूछा गया है, फ्री इंडिया सेंटर। फ्री इंडिया सेंटर, ये हिंदी में भी आपको ऐसे याद करना था, फ्री इंडिया सेंटर। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना, देखो ऐसे दो सवाल बनेंगे, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहां पे हुआ है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने की है। और फ्री इंडिया सेंटर है क्या? ये अपने आप में एक प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस आप इसको कह सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस आप इसको कह सकते हैं। यहां से ये क्या है? यहां से ये अपने पंपलेट जारी करवाया करते थे। यानी कि इनको जो एक लोगों को मैसेज देने थे, तो उन मैसेज के रिगार्डिंग यहां से पंपलेट जारी करवा सकते थे। तो फ्री इंडिया सेंटर अपने आप में क्या होगी? एक प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस होगी। दूसरी बात क्या है? जर्मनी में इन्होंने क्या काम किया? आप कह सकते हैं कि जय हिंद का नारा दिया, 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 है ना। और जर्मनी में क्या है? इनको नेताजी की उपाधि दी गई। नेताजी की उपाधि इनको दी गई जर्मनी को, जर्मनी में ही। नेताजी की उपाधि का कॉन्सेप्ट है कि नेताजी की उपाधि ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियंस, यानी कि जर्मनी में जो भारतीय हैं, भारतीयों की ओर से, भारतीयों की ओर से, भारतीयों की ओर से ये उपाधि देने का काम किसने किया? ये उपाधि देने का काम किसने किया? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने। तो आप देख पा रहे हैं कि जर्मनी में जब ये पहुंचेंगे तो वहां का तानाशाह इनका बहुत ही अच्छा स्वागत करेगा और कहेगा कि भाई आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो आपका कोऑपरेशन चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना होती है। फ्री इंडिया सेंटर अपने आप में एक प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस रहेगी, जहां से ये अपने विचारों को आधार बना करके पंपलेट जारी करवाने की बातें करेंगे। ये जरूर आपको याद रखना है कि जय हिंद का नारा कब और किसने दिया है? तो जय हिंद का नारा जर्मनी में दिया गया है। और जय हिंद का नारा जर्मनी में जो आपके इंडियंस है ना, उनको संबोधित करते हुए दिया गया है। और किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। और आपको ये भी यहाँ पे अपने ध्यान में रखना होगा कि नेताजी की जो उपाधि है, जो आप पढ़ते ही हैं, तो नेताजी की उपाधि जो है ये दी गई है भारतीयों की ओर से, लेकिन देने का काम किसने किया था? तो आप क्या कहेंगे? एडोल्फ हिटलर ने कहेंगे। तो जर्मनी में फिलहाल हम इतना जोड़ के चलते हैं, फटाफट लिखेंगे। जर्मनी पहुंचने के बाद अगला बिंदु है, जर्मनी पहुंचने के बाद वहां के तानाशाह, जर्मनी पहुंचने के बाद वहां के तानाशाह, जर्मनी पहुंचने के बाद वहां के तानाशाह, जर्मनी पहुंचने के बाद वहां के तानाशाह एडोल्फ हिटलर, जर्मनी पहुंचने के बाद वहां के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की ओर से इनका जोरदार स्वागत किया गया, की ओर से इनका जोरदार स्वागत किया गया,
की ओर से इनका जोरदार स्वागत किया गया। जर्मनी में ही इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। जर्मनी में ही इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। जर्मनी में ही इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। जर्मनी में ही इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। जर्मनी में रहने वाले भारतीयों को जर्मनी में रहने वाले भारतीयों को जर्मनी में रहने वाले भारतीयों को संबोधित करते हुए जर्मनी में रहने वाले भारतीयों को संबोधित करते हुए जर्मनी में रहने वाले भारतीयों को संबोधित करते हुए जय हिंद का नारा भी दिया। जर्मनी में रहने वाले भारतीयों को संबोधित करते हुए जय हिंद का नारा भी दिया। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जर्मनी में रहने वाले भारतीयों की ओर से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जर्मनी में रहने वाले भारतीयों की ओर से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जर्मनी में रहने वाले भारतीयों की ओर से जर्मनी में रहने वाले भारतीयों की ओर से एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में रहने वाले भारतीयों की ओर से एडोल्फ हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि भी दी। इन्हें नेताजी की उपाधि भी दी। अगला बिंदु बना के लिखेंगे। जुलाई 1943 में 1943 एडी जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। इनका सम्मान करते हुए कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की कमान कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की कमान इनके हाथों में सौंपी। यहां उल्लेखनीय बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को नया जीवन देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को नया जीवन देते हुए इसकी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट कोमा गांधी रेजिमेंट कोमा नेहरू रेजिमेंट तथा सुभाष चंद्र बोस रेजिमेंट का गठन किया। अगला बिंदु बनाएंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिखेंगे 21 अक्टूबर
21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सरकार को जर्मनी के तानाशाह का पूरा समर्थन मिला। 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 अगला बिंदु, जुलाई 1944, जुलाई 1944 में आजाद हिंद फौज के रेडियो स्टेशन के माध्यम से, जुलाई 1944 में आजाद हिंद फौज के रेडियो स्टेशन के माध्यम से, जुलाई 1944 में आजाद हिंद फौज के रेडियो स्टेशन के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहा, महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहा, महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि हे राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, कि हे राष्ट्रपिता, आजादी के इस पवित्र संघर्ष में, 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 आजादी के इस पवित्र संघर्ष में हम आपका सहयोग एवं आशीर्वाद दोनों चाहते हैं। 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 इन्होंने भी आजाद हिंद फौज को जापान की सेना के साथ जोड़ते हुए, इन्होंने भी आजाद हिंद फौज को जापान की सेना के साथ जोड़ते हुए, इन्होंने भी आजाद हिंद फौज को जापान की सेना के साथ जोड़ते हुए दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में हराने का कार्य किया। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में हराने का कार्य किया। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में हराने का कार्य किया। वर्ष 1945 में जापान की सेना, वर्ष 1945 में जापान की सेना, 45 भाई, 1945, वर्ष 1945 में जापान की सेना तथा आजाद हिंद फौज, वर्ष 1945 में जापान की सेना तथा आजाद हिंद फौज दोनों ने मिलकर
दोनों ने मिलकर भारतीय क्षेत्र अंडमान एंड अंडमान तथा निकोबार पर अपना अधिकार स्थापित किया। अंडमान तथा निकोबार पर अपना अधिकार स्थापित किया। अंडमान तथा निकोबार पर अपना अधिकार स्थापित किया। इन क्षेत्रों को जापान की सेना की ओर से सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। इन क्षेत्रों को जापान की सेना की ओर से सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम, यहां से नोट करेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। अगला बिंदु बनाएंगे। अगस्त 1945 में ये दोनों सेनाएं अगस्त 1945 में ये दोनों सेनाएं भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड पहुंची। लेकिन इसी समय अमेरिका की ओर से जापान पर परमाणु हमले किए गए। याद होगा आपको, कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा था, हिरोशिमा नागासाकी पढ़ा होगा आपने। जापान पर ऐसे लिखेंगे, जापान पर अमेरिका की ओर से परमाणु हमले किए गए। जापान पर अमेरिका की ओर से परमाणु हमले किए गए। जापान पर अमेरिका की ओर से परमाणु हमले किए गए। प्रतिफल जापान ने अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। प्रतिफल जापान ने अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, है ना। तो याद होगा आपको कि कहानी क्या बन रही थी। अमेरिका जापान के पीछे पड़ा हुआ था बुरी तरीके से, क्योंकि जापान एक गलती यहां पर कर देता है ना। ये जो आपका अमेरिका है, तो अमेरिका का एक नेविगेशन स्टेशन है। अमेरिका का क्या है, एक नेविगेशन स्टेशन है। नाम बताएगा कोई? पर्ल हार्बर, है ना। जापान छोटा सा देश है ना। अमेरिका जिसको आप विश्व का चौधरी कहते हैं, भाई द्वितीय विश्व के बाद तो आप कहेंगे ही कहेंगे, है ना।
तो जापान जैसा जो आपका छोटा देश है, ये जाने अनजाने में आप कह सकते हैं गलती कर बैठा है। इसने अमेरिका के नेविगेशन सेंटर पर अटैक किया उस समय जापान ने, और अमेरिका इस बात को दिल पे ले लेता है कि जापान जैसा छोटा देश हमें इतनी बड़ी चुनौती कैसे दे सकता है। ऊपर से आप देख रहे हैं कि जापान ब्रिटेन की दुश्मनी मोल लिए हुए है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में लगातार क्या है, वो ब्रिटेन को डिफीट करता हुआ आ रहा है। और उसी ग्राउंड में हमने क्या उठाया, फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद फौज, उसी में तो उठाया हमने। तो जो आपका अमेरिका है ना, वो बहुत शुरुआत से इस बात को ध्यान में रखे हुए है कि मुझे जापान को घुटनों के बल लाना है। अमेरिका ने तमाम प्रकार के एफर्ट लगा लिए हैं, ब्रिटेन ने तमाम प्रकार के एफर्ट लगा लिए हैं। ये छोटा सा देश इन दोनों के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अंततः यह हुआ कि अगस्त 1945 एडी में अमेरिका डिसाइड करता है कि अब परमाणु हमला कर दिया जाए। तो हमने पुराने समय पढ़ा था कि जापान के जो आपके मेजर सिटीज हैं, क्या है, नागासाकी है, हिरोशिमा है, वहां पर परमाणु हमले किए गए। और जब ऐसा हुआ तो जापान को हाथ जोड़ने पड़े, और जब जापान को हाथ जोड़ने पड़े तो ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि जब आप ये कहेंगे कि अगस्त 1945 एडी में, यानी कि अगस्त 1945 एडी में, तो ये दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो आपका आईएनए है, एक तरफ क्या आपका आईएनए है, एक तरफ क्या आपका जापान है, एक तरफ क्या आपका जापान है। अगर ये दोनों मिलकर भारत पर आक्रमण करते तो कहानी कुछ और होती, कहानी कुछ और। जो मुझे आपको पढ़ाना है ना बाद में, कि जो आपको आजादी उस समय दी गई है, तो आजादी जब आपको दी जा रही थी ना, उस समय आप बार्गेनिंग करने की कंडीशन में नहीं थे। अगर आप बार्गेनिंग करने की कंडीशन में होते तो आजादी आपको बहुत ही पॉजिटिव सेंस में दी जाती। लेकिन माहौल उस समय बड़ा खराब हो गया था। तो मैं कई बार क्लास में ये बात बोल भी देता हूं कि अगर ये आक्रमण कामयाब हो जाता है ना, तो कहानी और ज्यादा बदली हुई रहती। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे अगस्त 1945 एडी में जापान की ओर से, अमेरिका की ओर से जापान पर परमाणु हमले किए जाते हैं, तो ये जापान जो है ये अपने आप को यहां से हटा लेगा, ये अपने आप को यहां से हटा लेगा। आईएनए क्या है, अकेली रह जाएगी। तो असल में जो आक्रमण होना था इन दोनों की ओर से, वो आक्रमण आपका हुआ नहीं उस समय। यहां से जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं, यहां से जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं, वो तो फरार होने में क्या हो गए थे, कामयाब हो गए थे। फरार होने का मतलब ये नहीं कि वो भागे हैं, है ना, लेकिन समझदारी ये थी कि अपने आप को आप हाइड कैसे रखेंगे, क्योंकि सरकार तो उनके पीछे पड़ा हुआ है। सरकार ने पहले उनको कैद में किया, वो भागने में कामयाब हुए। वहां भी उनका क्या था, मोटिव क्या था, पॉजिटिव था। यहाँ भी वो अपने आप को क्या है, एक संरक्षण देना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां रख पाए। लेकिन उसी माहौल में मैं लास्ट में आपको एक चीज दिखाऊंगा। उसी माहौल में ये कहा जाता है कि इनकी एक विमान दुर्घटना में क्या है, डेथ हो जाती है। अब बाकी जो आपके हैं, यानी कि जो आईएनए के जो आपके रिमेनिंग सोल्जर्स हैं, है ना, ये जो आपके रिमेनिंग सोल्जर्स हैं, यानी कि बचे हुए जो आपके सैनिक हैं, या जो आपके ऑफिसर्स हैं, जो आपके अधिकारी हैं, इन सबको जो है, इन सबको पकड़ा जाएगा, इन सबको पकड़ा जाएगा। और इन सबको पकड़ करके दिल्ली के लाल किले में क्या होगा, इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। थोड़ा बैकग्राउंड बनाइए। लाल किला मुकदमा, लाल किला मुकदमा, लाल किला मुकदमा, ठीक है, नवंबर 1945, नवंबर 1945, नवंबर 1945, नवंबर 1945। ठीक है, थोड़ा तेज गति के साथ लिखेंगे, है ना। पहला बिंदु, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैसे ही जापान ने, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैसे ही जापान ने, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैसे ही जापान ने अमेरिका के सामने, जैसे ही जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया, जैसे ही जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया, जैसे ही जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया, वैसे ही भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से, वैसे ही भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से, वैसे ही भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से आजाद हिंद फौज के सैनिकों तथा अधिकारियों को, आजाद हिंद फौज के सैनिकों तथा अधिकारियों को
आजाद हिंद फौज के सैनिकों तथा अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों तथा अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों तथा अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया गया। इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाए जाने के उद्देश्य से 5 नवंबर 1945 से 11 नवंबर 1945 तक 5 नवंबर 1945 से 11 नवंबर 1945 तक दिल्ली के लाल किले में एक कानूनी कार्यवाही संचालित की गई। दिल्ली के लाल किले में एक कानूनी कार्यवाही संचालित की गई। अगला बिंदु बनाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सवाल यहां से आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राजद्रोह का आरोप लगाना ठीक नहीं, राजद्रोह का आरोप लगाना ठीक नहीं, राजद्रोह का आरोप लगाना ठीक नहीं। आप इनके साथ ऐसा व्यवहार करें, आप इनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा कि युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों के साथ किया जाता है। बंदी बनाए गए लोगों के साथ किया जाता है। कांग्रेस ने एक बचाव समिति, डिफेंडिंग कमेटी, कांग्रेस ने एक बचाव समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बहुत बार सवाल पूछा जाता है, जिसके अध्यक्ष भूला भाई देसाई थे। कांग्रेस ने एक बचाव समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष भोला भाई देसाई थे, जबकि अन्य सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली,
अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली शामिल रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली शामिल रहे। अरुणा आसफ अली शामिल रहे। अगला बिंदु, कांग्रेस की ओर से बचाव समिति का गठन होने के बाद भी, कांग्रेस की ओर से बचाव समिति का गठन होने के बाद भी, कांग्रेस की ओर से बचाव समिति का गठन होने के बाद भी आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों, आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों शहनवाज, प्रेम सहगल, शहनवाज प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो को फांसी की सजा सुनाई गई। 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 प्रतिफल 12 नवंबर 1945 को, प्रतिफल 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। 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 संपूर्ण देश में, संपूर्ण देश में, संपूर्ण देश में अराजकता, अराजकता मतलब अनार्की, संपूर्ण देश में अराजकता अनार्की का माहौल पैदा हो गया। संपूर्ण देश में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। संपूर्ण देश में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। प्रतिफल भारतीय वायसराय, प्रतिफल भारतीय वायसराय कौन है इस समय? भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल। प्रतिफल भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल। प्रतिफल भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपनी वीटो पावर, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया। इनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया। इनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया। एक बार पढ़ना, समझना, कोई संदेह, कोई परेशानी, कोई डाउट रहेगा। 4 दिन रेगुलर आपकी क्लासेस हैं। संडे तक हमें मॉडर्न को वाइंड अप करना है। संडे भी आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक में जो मेरे शेड्यूल लगेंगे उनमें आपका इंडियन पॉलिटी के लिए मुझे बोला गया है। जो आपके रिमेनिंग लेक्चर्स हैं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं उनको हम लोग उठा लेंगे, ठीक है। हाँ जी, इथिक्स में मेरी